जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो हम डेली यहाँ पे आप लोगों को जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस सेट प्रश्नों को करा रहे हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो हम प्रश्न लिए हैं कि एसएससी एमटीएस के अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 2023 में, उसी के अकॉर्डिंग मतलब कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न आज की क्लास में आप लोगों को हम करा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे मैं चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेज करा रहे हैं। मैथ की भी क्लासेज हो रही है, इसके बाद इंग्लिश की भी हो रही है, रीजनिंग की भी हो रही है और जनरल अवेयरनेस के तो है ही। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कर दीजिए, सभी भाई बहन को भी पढ़ने में मदद पहुंचाइए। ठीक है, तो आइए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? जो फर्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा ये किसके द्वारा लिखी गई है? सुंदर सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे अगर देखेंगे चार विकल्प में से तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, सही हो रहा है। अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी के द्वारा जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक का क्या नाम है? द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा, ये लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? तो अमीश त्रिपाठी के द्वारा। अब अमीश त्रिपाठी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो अमीश त्रिपाठी हैं ये कौन है। तो अमीश त्रिपाठी जो है ये प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं और जो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा, ये 2010 में लिखी गई है। कब लिखी गई है? तो 2010 में लिखी गई है, समझ गए। इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है द सीक्रेट ऑफ नगाज, ये 2011 में लिखी गई है। द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज, ये जो है 2013 में लिखी गई। ये सारी जो है इनकी लोकप्रिय रचना है। इनकी लोकप्रिय रचना जो है अभी 3 आप लोग को बताएं। ये सारी पुस्तक का नाम याद रखिएगा। हो सकता है जो एग्जाम हम लोग का होगा उसमें यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, प्रश्न जो है पूछ सकता है इनके पुस्तक का नाम। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे जो अगला जो हम लोग का जो जानकारी है, सामान्य जानकारी कि 3 अक्टूबर 2022 को इन्होंने अपने रामचंद्र शुक्ल की चौथी किताब वार ऑफ लंका का विमोचन किए हैं। जो अमीश त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने रामचंद्र श्रृंखला की चौथी जो किताब है वार ऑफ लंका का विमोचन भी किए हैं। कौन? तो अमीश त्रिपाठी। समझ गए दोस्तों। ये किताब जो है हार्पर कोलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। ये किताब किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो हार्पर कोलिन्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर सेकंड प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है? रेशेदार फसल का उदाहरण है, देख सकते हैं एसएससी एमटीएस के द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो रेशेदार फसल का उदाहरण जो हो जाएगा सन हो जाएगा, जिसको हेम्प कहा जाता है, सन, हेम्प पट्टी। ठीक है, तो सन यहाँ पे राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। अब इसके बारे में हम लोग सामान्य जानकारी के तौर पर देख लेते हैं सन के बारे में। रेशेदार जो फसलें होती है ये व्यावसायिक कृषि द्वारा विकसित फसलें होती है। किसके द्वारा? तो व्यावसायिक कृषि द्वारा विकसित फसलें होती है, जिससे कागज, वस्त्र और रस्सी इत्यादि बनाए जाते हैं। रेशेदार जो फसल होते हैं इनके द्वारा ध्यान में रखना होगा क्या बनाए जाते हैं? तो कागज बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं और रस्सी बनाए जाते हैं रेशेदार फसल के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो ये साधारण रूप से जो रेशेदार फसल होते हैं, ये इनके जो उत्पाद होते हैं इनके उत्पाद को खाया नहीं जाता है। इनके उत्पाद को खाया नहीं जाता है। ये किस काम में आते हैं? तो कागज़ के काम में आते हैं, वस्त्र बनाने के काम में आते हैं। इनका जो प्रयोग होता है केवल रेशों की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। इनका जो प्रयोग है, जो रेशेदार फसल है, इनका प्रयोग केवल रेशे की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं जो सन या हेम्प, कपास रेशेदार फसल के उदाहरण है। कपास रेशेदार फसल के उदाहरण है। प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से रेशेदार फसल के उदाहरण कौन सा है? तो अगर कपास भी अगर आप लोग को मिल जाए ऑप्शन में तो आप लोग उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग
जो यहाँ पे थर्ड प्रश्न है, देखिए सुंदर सा प्रश्न है। कैसे प्रश्न आया है, मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से शादी की थी। मतलब कह रहा है प्रश्न कि मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से कब शादी की थी। तो मेहरुनिसा जो है 1611 में सम्राट जहांगीर से शादी की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इतिहास की तरफ चलते हैं। इतिहास की दुनिया में अगर हम लोग चलेंगे तो 70 वर्ष की अवस्था में शेर अफगान के साथ हुआ था। मतलब शेर अफगान के साथ हुआ था। जो मेहरुनिसा जो थी 17 वर्ष की थी, 70 वर्ष नहीं, माफ़ कीजिएगा, 17 वर्ष। ठीक है, मेहरुनिसा का विवाह जो है अली कुली 1607 ईस्वी में जहांगीर द्वारा शेर अफगान की हत्या करवाने के बाद मेहरुनिसा को दिल्ली लाया गया था। मतलब 17 वर्ष की अवस्था में शेर अफगान के साथ शादी हो रहा था। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे जहांगीर का किया है कि अफगान की हत्या करवा दिया है। शेर अफगान की हत्या जो है 1607 ईस्वी में अली कुलिया, मतलब यहाँ पे जो अली कुला में 1607 ईस्वी में जहांगीर जो है ये शेर अफगान की हत्या करवा दिया है। और फिर उसके बाद मेहरुनिसा को दिल्ली लाया। ठीक है, और 1611 मतलब मई 1611 ईस्वी में जहांगीर जो है वह मेहरुनिसा से शादी कर लेता है। समझ में आ गया। इसके बाद अगर बात करेंगे विवाह के पश्चात जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरमहल और नूरजहां की उपाधि प्रदान किए थे। यह समझ में आ गया, प्रश्न आ सकता है। तो देखिए ये सारी जो सामान्य जानकारी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ध्यान में रखना होगा जो नूरमहल और नूरजहां ये किसके द्वारा दिया गया है, तो जहांगीर के द्वारा दिया गया है। किसके अकॉर्डिंग, तो जो इनकी पत्नी है, वाइफ है, क्या नाम है इनका, मेहरुनिसा, उन्हीं को उपाधि प्रदान की गई है। आगे देखेंगे जो 1613 ईस्वी में नूरजहां को 1613 ईस्वी में नूरजहां को पट्टम हिसी या बदशाह बेगम बनाया गया। नूरजहां को पट्टम हिसी या बदशाह बेगम बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1613 ईस्वी में। इतना कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न हम लोग 4 प्रश्न पे। ये भी देखिए अच्छा सा प्रश्न है। 4 प्रश्न है कि उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जो उस्ताद जाकिर हुसैन है ये तबला से रिलेटेड है। इनका जो सबसे फेमस है तबला है उस्ताद जाकिर हुसैन का। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हम लोग जाकिर हुसैन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जो तबला वादक जो उस्ताद अल्लाह रुखा के पुत्र, उस्ताद अल्लाह रुखा के जो पुत्र हैं ये कौन है, जाकिर हुसैन, जो भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। भारत के जो प्रसिद्ध तबला वादक कौन है, तो जाकिर हुसैन, ये अल्लाह रुखा के पुत्र हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री पुरस्कार जाकिर हुसैन को दिया गया है। 2002 में बात करेंगे तो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है 2002 में। ओके, इसके बाद बात करेंगे 2023 में पद्म विभूषण जो सम्मान दिया गया है जाकिर हुसैन को दिया गया है। कब, तो 2023 में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2023 है। अब कभी भी प्रश्न आ सकता है। समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद अगला जो हम लोग का जानकारी है कि जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। बहुत सुंदर सा प्रश्न यहाँ से आ सकता है, बन सकता है कि जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। तो ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है, तो आप लोग याद रखिएगा, तो बता दीजिएगा, जाकिर हुसैन को मिला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था, किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था, और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था, जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था। तो उनका जो नाम है ये गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। उनका नाम क्या है, तो गोविंद बल्लभ पंत। थोड़ा सा देख लीजिए इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। पंडित
गोविंद बल्लभ पंत या जीबी पंत कह सकते हैं उनको। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। ठीक है, वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये भी आप लोग को दिमाग में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ये भारत के चौथे गृह मंत्री भी थे, ये भी याद रखना होगा। गृह मंत्री कौन थे भारत के चौथे, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। समझ में आ गया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया था। जमींदारी व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। समझ में आ गया, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, जो गृह मंत्री के तौर पर इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किए थे। मतलब जो पंत जी थे गोविंद बल्लभ पंत, ये जो थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किए थे, अपनी बात जो है सदन में रखे थे। इन्हें 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। मतलब आप लोग याद रखिएगा, जो इनको जो है पंत को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है 1957 में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न 6 पे। यहाँ पे 6 प्रश्न है कि निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे जो मामले में फांसी दी गई थी महात्मा गांधी को, किसको, तो महात्मा गांधी जी को। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये दिमाग में आप लोग को रखना होगा, माइंडसेट में हमेशा रखना होगा कि जो सॉडर्स था, इसको गोली मारकर हत्या किया गया था भगत सिंह के द्वारा, सुखदेव गुरु और राजगुरु के द्वारा किया गया था 1928 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, समझ गए। इस मुकदमा को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ये जो मुकदमा है, ये से लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसके लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में आप लोग जरूर रखिए। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है दोस्तों, 7 प्रश्न है कि जनसंख्या के वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है। लेकिन थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे और आप लोग को बता देते हैं दोस्तों, ये प्रश्न में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 23 मार्च 1921 को लाहौर साजिश के मामले में फांसी दी गई थी, मतलब ठीक है ना। देखिए, हाँ बस यहाँ पे प्रश्न सही है। अगला देखिएगा, हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। जो 7 प्रश्न है कि जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है, तो वह हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जन्म दर क्या होता है और मृत्यु दर के बीच, जो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच को जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, जन्म दर वह होता है जिसका प्रयोग जनसंख्या में 1000 प्रति व्यक्तियों पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाली बच्चों की संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान में रखना होगा, 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या वह जन्म दर होती है। समझ में आ गया। अगर बात करेंगे मृत्यु दर की, तो प्रति 1000 लोगों पर प्रति वर्ष होने वाली मौतों की संख्या को परिभाषित करना, ये मृत्यु दर होता है। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं 8 प्रश्न। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि बेहदीन खलम त्यौहार जो है ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। बेहदीन खलम, तो बेहदी खलम जो है ये त्यौहार मेघालय में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेघालय में मनाया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। बेहदीन खलम जो त्यौहार है मुख्य रूप से मेघालय राज्य में मनाया जाता है। वार्षिक आधार पर होने वाला यह उत्सव मेघालय की जयंती या
जनजातियों का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जनजाति रहती है, तो यहाँ के सबसे लोकप्रिय त्यौहार जो है बेहदीन खलम है। इस उत्सव में जो ये उत्सव होता है, इस उत्सव में बाँस कागज से लंबी संरचनाएं बनाई जाती है जिसको रॉट या रथ कहा जाता है, जिसको रॉट या रथ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 9 प्रश्न पे। 9 प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 26 हो जाएगा। वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 26 है। ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त करता है। कौन सा? अनुच्छेद 26। यहाँ पे देखिए, समझिएगा कि धार्मिक और मृत परियोजनाओं के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव आर्टिकल 26 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन कराने का अधिकार, और यहाँ पे दिया गया है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार भी देता है। आर्टिकल कौन सा देता है? तो आर्टिकल 26 देता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 10 है कि भारत में सेंट्रल बैंक कब बना था, कब स्थापना हुआ था? तो 35 याद कीजिएगा, 1935 में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI है, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। शुरुआत में रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है, केंद्रीय कार्यालय, ये कोलकाता में था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से यहाँ कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। 11 यहाँ पे प्रश्न है, ध्यान से सुनिए कि 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण जो है बलुआ पत्थर से किया गया था। किस रंग का बलुआ पत्थर था? तो लाल कलर का था। किस रंग का था? तो लाल कलर का था। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में स्थित वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। गोविंद जी का जो मंदिर है, ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इसका निर्माण 1590 में हुआ था। इसका निर्माण 1590 में हुआ था। इस मंदिर के शिलालेख से जानकारी पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाती है। और इस भव्य देवालय को आमेर के राजा जो है भगवान दास के पुत्र राजा मानसी ने बनवाया था। किसने बनाया था? तो राजा मानसी ने बनवाया था। आमेर के राजा भगवान दास के जो पुत्र था, राजा मानसी ने बनवाया था। इस मंदिर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था तथा निर्माण करने में 5 से 10 वर्ष लगे थे। इस मंदिर का निर्माण समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो 12 प्रश्न है कि समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है? तो जब लोकसभा का चुनाव लड़ेगा तो भैया कितना होना चाहिए आयु? तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा जो है दोस्तों, ये संसद का निम्न सदन है। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत का हर एक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, वह चुनाव में वोट देने का अधिकार उसके पास नहीं हो सकता है। ठीक है, या चाहे लोकसभा का चुनाव हो या चाहे राज्यसभा का चुनाव हो। आर्टिकल जो 326 है, इसमें ये बताता है कि न्यूनतम 25 वर्ष आयु का व्यक्ति लोकसभा का प्रत्याशी बन सकता है। अगर 25 वर्ष एज हो गया है तो वह लोकसभा का प्रत्याशी बन सकता है। समझ में आ गया। आर्टिकल 326 के अनुसार संविधान का जो अनुच्छेद 81 है, ये लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। लोकसभा की संरचना को परिभाषित आर्टिकल 81 करता है। समझ में आ गया दोस्तों।
13 प्रश्न है कि भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे याद रखेगा आप लोग, कैसा है भारत की जलवायु, तो मानसूनी हो जाएगा। भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ध्यान में रखना होगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत देश में पाई जाती है। इस जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है। अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है। ठीक है दोस्तों, मौसमी शब्द का जो अर्थ होता है ये पवनों की दिशा के मौसम का अनुसार परिवर्तित किया जाता है। पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार ये जो है मौसमी शब्द का अर्थ को परिवर्तित किया जाता है। समझ गए। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुगत परिवर्तन हो जाता है और इस संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों, समझ गए। अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। यहाँ पे जो 14 प्रश्न है कि जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उन्हें कौन सा अभिक्रिया, तो उन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सा अभिक्रिया करते हैं, उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, वह जिसमें अम्ल और क्षार एक दोनों साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में लवण तथा जल का निर्माण होता है। सामान्य रूप से बात करें कि उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पे HCl देख सकते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड और H2O। तो कैसे बना है, तो देख लीजिए यहाँ पे Na जो है ये Cl के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है, तो यहाँ पे NaCl हो गया और यहाँ पे H2 है तो ये जल हो गया। H2 है तो 2 गो H हो गया और यहाँ पे O बच गया तो O हो गया, तो H2O हो गया, तो ये जल हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 15 प्रश्न है। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग जो अनुपात है सबसे अधिक है। केरल दिया है। केरल का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। समझ गए। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात था वह 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। समझ गए। जबकि केरल राज्य में कितना था, 1084 के साथ सबसे अधिक था। पुडुचेरी की बात करेंगे तो 1037, तमिलनाडु का 996 और आंध्र प्रदेश का 993 था। ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न, जो 16 प्रश्न है। श्याम बेरी से पीड़ित है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर में कमी है। तो उसके शरीर में किस विटामिन की कमी है, तो विटामिन बी की कमी है। तब जाकर विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। समझ गए। ध्यान से देखिएगा, बेरी विटामिन B1 जिसको थायमिन कहा जाता है, ये कमी से होने वाला रोग है। ये 2 प्रकार का होता है बेरी। एक गीली बेरी होता है, एक सूखी बेरी होता है। ध्यान में रखिएगा, एक गीली बेरी और एक सूखी बेरी। गीली जो बेरी है ये हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। गीली बेरी हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। अधिकतर मामलों में जो गीली बेरी है ये हृदय विकार का भी कारण बनता है। ठीक है। और सूखी जो बेरी है ये नसों को नुकसान पहुंचाती है। तो 2 तरह के बेरी होते हैं, ध्यान में रखना होगा। जो B1 के कमी से होते हैं, विटामिन बी से, जिसको हम थायमिन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम नाम हो जाएगा इसका। तो 2 प्रकार का याद रखिएगा, गीली बेरी, सूखी बेरी। गीली बेरी हृदय और संचार प्रणाली को हम लोग को प्रभावित करता है और जो सूखी बेरी है ये नसों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट उतना ये नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न, जो 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। तो उसका नाम था अशोक। जो लोगों तक अपना जो शिलालेख है पहुंचाया था अशोक, सबसे पहले काम था यही काम किया था। क्योंकि ये जो अशोक जो था ये सबसे कह सकते हैं, जो अशोक जो था ये सबसे मतलब इतिहास का पहला शासक था। देख सकते हैं, सम्राट अशोक जो था इतिहास का प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। इनकी प्रेरणा इन्हें ईरानी शासक के माध्यम से मिली थी। ये जो प्रेरणा है किसके द्वारा, ईरानी शासक के माध्यम से मिली थी। अशोक के जो समस्त अभिलेख थे ब्राह्मी, आरमेइक लिपि, खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। प्रश्न यहाँ से आ सकता है।
अशोक के जो शिलालेख थे ब्राह्मी लिपि था, आर्मेयिक लिपि था और खरोष्ठी लिपि था। इनके अभिलेख 40 अभिलेखों को प्राप्त है। इनके जो लगभग अभिलेख हैं कितने प्राप्त हैं, 40 अभिलेखों को प्राप्त हैं। अशोक के जो 13वें अभिलेख हैं ये सबसे लंबा अभिलेख के रूप में जाना जाता है। सबसे लंबा अभिलेख जो अशोक का है 13वां अभिलेख है। अगला प्रश्न है 18 प्रश्न कि महानदी बेसिन का जो विस्तार है भारत के किस राज्य में नहीं है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, जहाँ पे महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। महानदी जो प्रणाली है ये उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी, महानदी प्रणाली, ठीक है। इस नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा तक विस्तारित है। जो इस नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है महानदी का, यहाँ पे शिवनाथ, हसदेव मांड इव महानदी की बाई, जबकि आग, तेल और झोंक इसकी दाई सहायक नदियाँ हैं। तो ध्यान में रखे होंगे आप लोग ये प्रश्न, और आप लोग के लिए 18 प्रश्न लिए थे और सारे चीज़ आप लोग को ध्यान से समझाएं। आप लोग को भी बहुत कुछ याद हो गया होगा, बहुत जानकारी आप लोग को मिल गया होगा। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।